सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 5 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, प्रेसिडेंट्स रूल एंड्स इन मणिपुर, सीएम स्वान सिंह। तो यहाँ पर मणिपुर में लगभग 1 साल के बाद प्रेसिडेंट्स रूल खत्म हुआ और बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनी है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है युमनाम खेमचंद सिंह जी को। और 3 मई 2023 को जो वहाँ पर वायलेंस शुरू हुआ मीती वर्सेस कुकीज़ो का, उसमें लगभग 260 से ज़्यादा लोग मारे गए और 62,000 से ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए थे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, एसआईआर इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीशन नॉट इंक्लूजन, ममता। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग नहीं सकता। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हर एक जेन्युइन जो सिटीजन है उसका नाम इलेक्टोरल रोल में रहना चाहिए, और कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर लोकल डायलेक्ट या प्रोनाउंसिएशन की वजह से किसी निर्दोष वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, उन्होंने कोर्ट में खुद अपने केस को डिफेंड किया और पिटीशन इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में फाइल की। तो उन्होंने हम इमोशनल अपील की, सर सेफ डेमोक्रेसी। तो एलिगेशंस हैं कि 1.4 करोड़ वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड किया गया और 50% केसेस सिर्फ स्पेलिंग मिसमैच या माइनर नेम वेरिएशंस के हैं। तो इसमें कुछ सवाल उठाए गए कि 20 साल बाद जो है इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज क्यों कराई जा रही है, और सिर्फ बंगाल को टारगेट क्यों किया गया, असम क्यों नहीं, और फेस्टिवल और हार्वेस्ट सीजन में क्यों कराया जा रहा है ये। और क्लेम है कि एक्सरसाइज के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, इंक्लूडिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स। और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन बोला, और बोला कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है व्हाट्सएप के थ्रू भेजे गए। 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए। उन्होंने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स पर सुप्रीम अथॉरिटी जैसा बिहेव करने का आरोप लगाया। तो अब जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है वो 9 फरवरी को, देखते क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, डी नोटिफाइड ट्राइब सीक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन सेपरेट सेंसस एंट्री। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन से होते हैं? बेसिकली ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर जो है बाय बर्थ क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था, और इन पर हमेशा पुलिस सर्विलेंस और रेस्ट्रिक्शंस का स्टिग्मा था। 1952 में ये कानून जो है रिपील किया गया और तब से ये कम्युनिटीज़ डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहलाती हैं। और आज भी इन पर हिस्टोरिकल स्टिग्मा और एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन का असर पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे बंजाराज होते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब क्या होती है? नोमैडिक ट्राइब बेसिकली जो एक जगह से दूसरी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजगार के लिए घूमते रहते हैं। और इनका इनके पास जो है अक्सर परमानेंट एड्रेस, लैंड, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जो है आज प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी लिस्ट में गलत तरीके से मर्ज हो गए या कहीं भी क्लियरली काउंट नहीं होते, इसीलिए सेंसस में इनका डेटा नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो ये इन्हें किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए जो कंट्री वाइड जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेंसस 2027 में अपने लिए एक सेपरेट कॉलम और कोड की डिमांड को लेकर एकजुट हो रहे हैं। तो इनकी मांग है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले और एससी, एसटी, ओबीसी की तरह एक अलग शेड्यूल बनाया जाए। 1931 के बाद पहली बार 2027 में कास्ट एनुमरेशन होने जा रहा है, इसीलिए ये मौका इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कॉलोनियल पीरियड में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत इन कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था, जो 1952 में रिपील किया गया, और तब से ये डिनोटिफाइड कहलाए जा रहे हैं। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इन कम्युनिटीज़ को सेंसस में इंक्लूड करने की सिफारिश भी की है, जिससे बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल मान भी लिया है। और लेकिन लीडर्स का कहना है कि अगर सेपरेट कॉलम नहीं मिला तो ये फिर से डेटा इनका गायब हो जाएगा। और यहाँ पर डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्कीम्स जैसे कि सीड स्कीम हो गई, जो कि सोशल मिनिस्ट्री की स्कीम है, जो डी नोटिफाइड नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो इस स्कीम का पर्पस था इन कम्युनिटीज़ को एजुकेशन, लाइवलीहुड और हेल्थ सपोर्ट देना। तो इस स्कीम का जो फ़ायदा है वो भी बहुत कम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि स्टेट्स डी नोटिफाइड ट्राइब सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, 2.83 लाख डॉग बाइट्स केसेस रिकॉर्डेड इन 2024-25 इन बिहार। 776 पीपल फॉल प्रे डेली, स्टेट इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ बिहार में बेसिकली 2024 और 2025 के दौरान डॉग बाइट्स के 2.83 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल से लगभग 39,000 से ज़्यादा हैं। और स्टेट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रोज़ाना 776 लोग जो है डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, और इसे स्टेट की मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज़ बताया गया।
तो रिपोर्ट में रेबीज केसेस का डेटा नहीं दिया गया, जो कि कंसर्निंग चीज़ है। इसके अलावा कई सारे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मलेरिया, टाइफॉइड, डायरियल डिजीज भी काफ़ी प्रिवेलेंट है यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, विल नोटिफाई क्वेश्चंस ऑन कास्ट फॉर सेंसस एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट। तो यहाँ यूनियन होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बताया कि सेंसस 2027 का सेकंड फेज शुरू होने से पहले कास्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सेंसस दो फेजेस में होता है। पहला हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, जिसमें हाउस है और एमिनिटीज हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉपुलेशन एनुमरेशन, जिसमें डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स जैसे कास्ट ये सब कलेक्ट होती हैं। तो फर्स्ट फेज के जो क्वेश्चंस हैं वो जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिए गए हो चुके हैं, और सेकंड फेज के जो कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सेकंड फेज से पहले फाइनल होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स प्रोटेक्टेड इन यू इंडिया यूएस ट्रेड डील, गोयल टेल्स पार्लियामेंट। तो है यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया यूएस डील में गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस डील से इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बड़ा एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा, क्योंकि टैरिफ 50% से घटाकर 18% हो गए हैं। और लोकसभा में गोयल ने कहा कि इंडिया पर लगने वाले टैरिफ कॉम्पिटिटर कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। डील से मेक इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एमएसएमईज के लिए नए मौके खुलेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी को बेसिकली गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी बताते हुए उन्होंने कहा कि एविएशन और न्यूक्लियर जैसे सेक्टर्स में यूएस के साथ पार्टनरशिप नेशनल इंटरेस्ट में है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जयशंकर रूबियो वेलकम स्ट्रेट डील डिस्कसेस क्रिटिकल मिनरल क्वाड कॉपरेशन। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस स्टेट डील का स्वागत करते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूएस के स्टेट सेक्रेटरी और ट्रेजरी सेक्रेटरी दोनों से मुलाकात की। दोनों कंट्रीज ने क्रिटिकल मिनरल्स पर कॉपरेशन को फॉर्मलाइज करने पर और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो ये मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई जो बातचीत है उसके बाद आई है, जिसमें यूएस ने इंडियन गुड्स पर अब टैरिफ 18% कर दिया है, और जो रशियन ऑयल परचेजेज है इंडिया के उस पे जो 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई थी उसको हटाने का ऐलान किया है। तो यहाँ ऑपोजिशन ने डील की इस ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं, खासकर यूएस गवर्नमेंट के उस स्टेटमेंट पे कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस देगा, और $500 बिलियन कमिट किए इंडिया ने कि वो इन्वेस्ट करेगा और परचेज करेगा अमेरिकन गुड्स को। तो खासकर इन सवालों पर जयशंकर ने कहा कि बातचीत ट्रेड, एनर्जी, न्यूक्लियर, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर हुई। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में ओवर डिपेंडेंस पर चिंता जताते हुए डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट किया, और जयशंकर यूएस लेड क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल में भी शामिल हुए, जिसका मेन फोकस चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना है। और ये विजिट इंडिया यूएस टाइज को रीसेट करने और क्वाड और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश माना जा रहा है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, मोदी टू डिस्कस टाइज ड्यूरिंग 2 डे विजिट टू मलेशिया। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया का ऑफिशियल विजिट करेंगे, और ये पीएम मोदी का मलेशिया का थर्ड विजिट होगा। और अगस्त 2024 के में रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के बाद पहला विजिट है। तो दोनों कंट्रीज के बीच जो बातचीत है उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, मैरिटाइम कोऑपरेशन, एजुकेशन और टूरिज्म से जैसे जुड़े मुद्दों पे ये सब शामिल होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अ सोशियोलॉजिस्ट विद रिगरस स्कॉलरशिप हु लेड एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क। तो यहाँ पर रिनोन्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और राइटर एंड्रे बेतिले उन और का 91 ईयर्स की उम्र में न्यू दिल्ली में एज रिलेटेड इलनेस के चलते निधन हो गया। और तो यहाँ पर बोलते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बेतले हैं उनका नाम बेसिकली श्रीपुरम विलेज तमिलनाडु की फील्ड वर्क और उनकी जो क्लासिक बुक है जिसका नाम कास्ट, क्लास एंड पावर से जुड़ा हुआ था, जिसने कास्ट और क्लास की स्ट्रक्चरल रिलेशंस को समझाने का नज़रिया दिया। और उनकी राइटिंग्स जैसे कि इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज और सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया उनकी एकेडमिक रिगर को दिखाती है। यहाँ पर पद्म भूषण भी 2005 में मिला इनको, और उसको मिलने के बाद उनकी सबसे बड़ी जो विरासत है उनके स्टूडेंट्स और इंडियन सोशियोलॉजी पर उनका लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द बजट एंड द इम्पेरेटिव ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। तो यहाँ बोलते हैं कि जो बजट 2026 और 27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने विकसित भारत 2047 के गोल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा फोकस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स पर किया है,
और बजट स्पीच में एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की ग्रोथ को जो है ग्रोथ ड्राइवर्स के रूप में हाईलाइट किया गया है। तो आइडिया सही है, लेकिन असली कंसर्न ये है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी तेज़ी से ये प्रोग्राम डिज़ायर्ड रिजल्ट दे पाएंगे। तो फिस्कल स्पेस बनाने के लिए जो सेंटर ने पिछले एक डिकेड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है और 2014 और 2015 में टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 88% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का था, जो 2026 और 2027 में घटकर 77% हो गया। तो इसके साथ ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका शेयर बढ़ा है, जो जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट धीरे-धीरे स्लो हो रही है। बोलते हैं 2023-2024 में 28.3% से गिरकर 2025-2026 में ये 4.2% पे आ गया। और रेवेन्यू साइड पर टैक्स के प्रोजेक्शन रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन टैक्स बुओयेंसी सिर्फ 0.8 रहना कंसर्न का विषय है। और डायरेक्ट टैक्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, पर जो जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जीडीपी के साथ पेस नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। और 16th जो फाइनेंस कमीशन ने स्टेट के टैक्स शेयर में कोई बदलाव नहीं किया है और जो उनका 41% का शेयर है वर्टिकल डेवोल्यूशन में वो मेंटेन रखा है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी नहीं दिए गए और जिससे जो स्टेट्स को ओवरऑल ट्रांसफर्स कम मिले हैं। तो साथ ही फिस्कल कंसोलिडेशन की स्पीड भी स्लो हो गई है। फिस्कल डेफिसिट जो रिडक्शन है 2026 और 2027 में सिर्फ 0.1% पॉइंट है और डेट और इंटरेस्ट बर्डन जो बढ़ने से डेवलपमेंट और वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए स्पेस भी स्क्वीज हो रही है। तो ओवरऑल बजट एक अच्छा रोड मैप देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्म और क्लियर कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी के बिना सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो मुश्किल होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द यूएस ट्रेड डील गेन्स फ्रॉम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी अब बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टेडी और लार्ज स्केल पर काम कर रही है। देश की नई ट्रेड आर्किटेक्चर एक एक्सप्रेस वे जैसे बन रही है, जिसमें स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, फास्ट प्रिडिक्टेबल ट्रेड मूवमेंट्स को इनेबल करते हैं। और यूरोपियन यूनियन, यूके और दूसरे पार्टनर्स के साथ एफटीए होने के बाद इंडिया यूएस का ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। लगभग एक साल की नेगोशिएशंस के बाद यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ जो है 18% तक रिड्यूस किए हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा बूस्ट है। तो बोलते हैं यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट मार्केट है और इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, जहां अपैरल्स, जेम्स, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, फुटवियर, लेदर जैसे सेक्टर्स से एक्सपोर्ट होते हैं। ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया के द्वारा। तो पिछले साल 50% टैरिफ के कारण इंडियन एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज में थे, लेकिन अब नया टैरिफ इंडिया को बेसिकली वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना और आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, खासकर अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा और कैपेसिटी एक्सपेंशन को एनकरेज करेगा। तो ये डील बोलते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया और यूएस के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव बेस बनाती है। और इससे रेगुलेटरी कोऑपरेशन, मार्केट एक्सेस और सप्लाई चेन इश्यूज पर आगे बात करने का स्पेस भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। तो स्ट्रैटेजिक एंगल से देखा जाए तो डील क्वाड जैसे फोरम्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस और ट्रस्टेड पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करती है। तो ओवरऑल ये सिर्फ टैरिफ का एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि ट्रस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजिक रीसेट है। और अब फोकस इंडस्ट्री पर होगा, ताकि वो इन्वेस्टमेंट, स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस के थ्रू इन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का कोर मैसेज ये है कि यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रस्ट का क्राइसिस सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी और डेटरेंस की थिंकिंग को बदलने वाला मोमेंट है। और ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेसिव स्टैंड है उसने यूरोप के लिए ये क्लियर कर दिया कि यूएस पर बिना क्वेश्चन किए उस पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। और जो नेटो है 1949 में बेसिकली बना था सोवियत यूनियन के खिलाफ, जिसमें यूएस जो है सबसे बड़ा सिक्योरिटी गारंटर था। और अब जो है इसमें ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और न्यूक्लियर अलायंस जो है ट्रस्ट के बिना इफेक्टिव नहीं होता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप को अब ये सोचना पड़ रहा है कि अगर यूएस रिलायबल नहीं रहा तो यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का फ्यूचर क्या होगा। तो क्या यूरोप अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा न्यूक्लियर डेटरेंस पर बेस्ड करेगा या फिर कोई ऐसा डेटरेंस मॉडल बनाएगा जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सेकेंडरी रोल में होंगे।
तो यहाँ बोलते हैं डेटरेंस 2 टाइप के काम करते हैं। एक अनसर्टेनिटी बेस्ड डेटरेंस, इस मॉडल में एनिमी को पूरी सर्टेनिटी नहीं होती कि अगर वो अटैक करेगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा, और इसी डाउट की वजह से वो अटैक नहीं करता। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे कि कोई कंट्री है वो ओपनली नहीं बताता कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कब यूज़ करेगा, किस लेवल पर रिटेलिएशन होगा। एग्ज़ाम्पल इंडिया और पाकिस्तान, जो 1980 1998 दोनों साइड से डाउट था कि न्यूक्लियर एस्केलेशन कहाँ तक जा सकता है। अब दूसरा है जो सर्टेनिटी बेस्ड डिटरेंस है, यानी इसमें एनिमी को क्लियर पता है कि अटैक का श्योर और मैसिव जवाब मिलेगा। तो कैसे काम करता है कि लार्ज न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स रहते हैं कंट्रीज के पास, इसमें क्लियरली डिफाइंड डॉक्ट्रिन्स हैं कि मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, एक्सरसाइज होती हैं, पब्लिक वार्निंग्स होती हैं। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास हजारों वॉरहेड्स थे। तो बोलते साथ ही एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर टैबू डेवलप हुआ है, जिसके कारण 1945 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, और आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ जैसे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी हो गई रशिया और यूएस के बीच में, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेस्ट्रिक्ट करने और स्टॉक पाइलिंग पर लिमिटेशन लगाती है, और इसने इस बैलेंस को मेंटेन किया। लेकिन अब ये ट्रीटी खत्म हो रही है, और चाइना, रशिया और यूएस अपने आर्सेनल्स बढ़ा रहे हैं, जो कोल्ड वॉर स्टाइल थिंकिंग की वापसी को दिखाता है। और यूक्रेन वॉर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट्स के बावजूद यूक्रेन जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसने रोबस्ट कन्वेंशनल डिफेंस और इंटरनेशनल सपोर्ट के थ्रू अपना वजूद बनाए रखा है। और इससे ये समझ आता है कि डेटरेंस जो है वो सिर्फ न्यूक्स पर डिपेंड नहीं करता। और आप बोलते हैं यूरोप अगर जो है यूएस के बिना या लिमिटेड न्यूक्लियर सपोर्ट के साथ अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाता है, तो ये फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स, डेटरेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी डिबेट्स को फंडामेंटली रीशेप कर सकता है। ऑफ द स्टाफ इन 1.5 लाख स्कूल्स आर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। तो यहाँ पर पुडुचेरी में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पिछले 1 हफ्ते से जॉब रेगुलराइजेशन की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 3 फरवरी को असेंबली मार्च पुलिस ने रोक दिया इनका। और ये इशू सिर्फ पुडुचेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड जैसे स्टेट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। और 1990s में टीचर शॉर्टेज के चलते इनकी कम सैलरी इन्हें जो है कम सैलरी पर हायर किया गया। और एक डेटा के मुताबिक आज लगभग 16% टीचर 16 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम पर वो काम कर रहे हैं। तो रिसर्च दिखाता है कि ये स्टेट्स के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनकी सैलरी रेगुलर टीचर से काफ़ी कम होती है, और कई स्कूल्स में आधे से ज़्यादा टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो है मिसयूज़ पर रोक लगाते हुए रेगुलराइजेशन को, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जो है मिसयूज़ पर रोक लगाते हुए रेगुलराइजेशन का ऑर्डर दिया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इश्यूज सराउंडिंग यूजीसी रेगुलेशंस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यूजीसी जो रेगुलेशंस है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, उस पर स्टे लगा दिया, और ये कहते हुए कि इनके कुछ प्रोविजंस एम्बिगुअस हैं और मिसयूज का स्कोप है। तो कोर्ट ने सेंटर को नोटिस इशू किया, और साथ ही क्लियर किया कि यूजीसी की जो 2012 की रेगुलेशंस हैं वो अभी के लिए कंटिन्यू रहेंगी। 2012 के रेगुलेशंस का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यूनिवर्सिटी में इक्विटी प्रमोट करना था और डिस्क्रिमिनेशन रोकना था। तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी जैसे ग्राउंड्स पर अनफेयर ट्रीटमेंट के रूप में डिफाइन किया गया था, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स का प्रोविजन दिया गया था। तो रोहित वेमुला का जो केस 2016 का है, और पायल ताडवी जो 2019 के सुसाइड केसेस के बाद उनकी मदर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद यूजीसी ने फ्रेमवर्क रिव्यू किया और 2026 के नए रेगुलेशंस लाए गए। तो कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न क्या है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है, और 2026 रेगुलेशन में इसे सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसीज के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन तक लिमिट किया गया। जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि ये डेफिनेशन बायस्ड है, और ये मान लेती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के परपेट्रेटर्स हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे, और साथ ही फॉल्स या मोटिवेटेड कंप्लेंट्स के खिलाफ कोई क्लियर पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। तो कोर्ट ने सवाल किया कि जब डिस्क्रिमिनेशन की ब्रॉड डेफिनेशन पहले से मौजूद है, तो अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, और क्या ये सब क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से बेसिकली आर्टिकल जो 14 है, राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 जो सब्सटैंशियल इक्वालिटी की बात करता है, उसके बीच बैलेंस का इशू है। और कोर्ट ने कहा कि एम्बिग्यूटी जो है अवॉइड नहीं होनी चाहिए,
और गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के कंसल्ट करके रेगुलेशंस डिफाइन करनी चाहिए, और साथ ही अंडर प्रिविलेज सेक्शन को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी इंश्योर करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आईटी स्टॉक स्लम्प्स ऑन एंथ्रोपिक टू लॉन्च। तो यहाँ पर एंथ्रोपिक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो चैट जीपीटी जैसे एआई बनाती है। तो इसने एक एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया है। तो ये क्या काम कर सकता है? ये बेसिकली नॉर्मल ईमेल रीड करना, रिप्लाई करना, डेटा एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस और ऑटोमेट करना, और स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन का काम रिप्लेस करना, ये सब कर सकता है। तो सिर्फ आंसर देना ही नहीं, बल्कि ये जो पूरा काम खुद कर सकता है। मतलब जब जो काम पहले आईटी कंपनीज के इंजीनियर्स मैनुअली या टीम में करते थे, वो काम एआई अकेला कर सकता है। तो अब आईटी कंपनीज के स्टॉक्स क्यों गिर गए? क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का मेन बिजनेस है आउटसोर्सिंग प्लस ह्यूमन मैन पावर। तो अगर फॉरेन क्लाइंट्स को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम सस्ता और फास्ट हो जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम देंगे ही नहीं, और या प्राइसेस नेगोशिएट करेंगे। इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगा कि फ्यूचर में आईटी कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो प्रेशर में आ सकता है, और उन्होंने यहाँ पर हैवी सेलिंग की। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे ईरान ने कहा है कि यूएस के साथ टॉक्स की पूरी तैयारी हो चुकी है और जल्दी ही वेन्यू भी अनाउंस होगा। तो ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब यूएस की नेवी ने बेसिकली अरेबियन सी में जो उनका यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकोलन, उससे जो है एक ईरानियन ड्रोन को शूट कर दिया। तो ईरानियन ड्रोन इसके पास आया, बट इन्होंने इसको शूट कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच नेगोशिएशंस चल रही हैं, और ईरान दोबारा से यूएस की स्ट्राइक्स नहीं चाहता। तो यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानियन जो शहीद ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, उसको F-35 फाइटर जेट ने मार गिराया। तो इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री डील्स करके वार्निंग दी कि किसी भी अटैक से रीजनल वॉर जो है वो भड़क सकता है। मतलब डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर दोनों एक साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जी कॉल्स फॉर म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन स्ट्रेंथनिंग यूएस टाइज। तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके चाइना और यूएस के रिलेशंस को म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर जोर दिया, और जी जिनपिंग ने ताइवान को बेसिकली जो आर्म सेल्स है यूएस का, उस पर कॉशन बरतने की वार्निंग दी है। तो उन्होंने कहा कि ट्रेड इश्यूज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है, और 2026 को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और विन विन कॉपरेशन का साल बनाना चाहिए। तो ट्रम्प ने कॉल को एक्सीलेंट बताते हुए कहा कि दोनों देशों में जो रिलेशंस है एक्सट्रीमली गुड है। दोनों रिलेशंस ने ट्रेड, ताइवान, यूक्रेन वॉर और ईरान पर चर्चा की, और ट्रम्प ने चाइना विजिट की बात कही। ओवरऑल टोन पॉजिटिव रही, लेकिन ताइवान इशू पर टेंशंस जो है साफ दिख रही हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, टॉक्स विद रशिया सब्सटैंटिव एंड प्रोडक्टिव सेज यूक्रेन। तो अबू धाबी यूएई में बेसिकली यूक्रेन, रशिया और यूएसए के बीच जो यूएस मेडिएटेड टॉक्स का पहला दिन खत्म हुआ, जिसे बेसिकली यूक्रेन ने सब्सटैंटिव और प्रोडक्टिव बताया। और अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन टॉक्स दूसरे दिन भी जारी रहेंगे। तो ये डिप्लोमेसी बेसिकली रशिया के फरवरी 2022 के इन्वेजन के बाद शुरू हुआ है, और टॉक्स के दौरान रशिया ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी अटैक्स किए। तो यहाँ पर रशिया ने हार्ड टोन दोहराया कि बिना डॉनबास से जो है यूक्रेनियन ट्रूप्स की विड्रॉल हो, और जो सीज्ड टेरिटरीज हैं वो रशिया का हिस्सा मानी जाए, और इन दिनों कंडीशंस के बिना जो डील काफ़ी मुश्किल लग रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लॉन्च ऑफ नासाज मिशन टू मून पुट ऑफ टिल मार्च। तो यहाँ आर्टेमिस 2 की बात हो रही है। आर्टेमिस 2 मिशन क्या है? ये क्रूड मून मिशन है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से मून के पास तक जाएंगे, और ये 50 साल बाद मून के लिए पहला ह्यूमन मिशन होगा। मून पर लैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ वहीं फ्लाई बाई होगा मून के राउंड, और लगभग 10 दिन का रहेगा ये मिशन। तो इसका पर्पज़ है बेसिकली जो रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट है, उसको ह्यूमंस के साथ टेस्ट करना, फ्यूचर के मून लैंडिंग का ग्राउंड वर्क रखना ह्यूमंस का। तो नासा ने बताया कि मून के लिए अपनी जो पहली क्रूड फ्लाई बाय मिशन है आर्टेमिस 2, उसका लॉन्च मार्च तक डिले कर दिया गया है। तो फाइनल टेस्ट के दौरान जो वेट ड्रेस रिहर्सल में लिक्विड हाइड्रोजन लीक्स मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। तो पहले उम्मीद थी कि मिशन जो है 8 फरवरी के आसपास लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट लॉन्च विंडो 6 मार्च से खुल रही है। तो टेस्ट के दौरान जो रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा गया, जहां शुरू में लीक्स कंट्रोल हो गए थे, पर लॉन्च से 5 मिनट पहले प्रॉब्लम बढ़ गई, और नासा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि एजेंसी तभी लॉन्च करेगी जब मिशन के लिए पूरी तरह रेडी होगा। तो हाइड्रोजन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये इशू क्रिटिकल माना जा रहा है। इसके अलावा वॉल्व और ऑडियो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आई है,
और बोलते हैं मिशंस मैनेजर्स अब डेटा एनालाइज करके रिपेयर्स कर रहे हैं, ये जो फ्यूचर मून लैंडिंग और मार्स मिशन का बेस बनेगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।